अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द वीडियो फॉर एग्जांपल नंबर 3 जो कि हमने आज के लेक्चर में कवर करना था वेपर कंप्रेशन साइकिल में से। सो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि ये सिंगल सिलेंडर है, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है, हैविंग बोर स्ट्रोक ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, runs at a speed of 110 rpm and the indicated mean effective pressure is 2.06 bar. इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर बेसिकली ये होता है कि आपके पास ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है कि एवरेज प्रेशर, जो कि ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट आपको आईसी इंजन में मिलेगा कि पावर स्ट्रोक के अंदर, जिस स्ट्रोक के अंदर वो बेसिकली फंक्शन कर रहा है उसके अंदर जो है कितना बेसिकली प्रेशर डेवलप हुआ है, जो कि इंडिकेटर होता है। कह लेंगे अगर इंजन की बात करें तो इसको हम ब्रेक हॉर्स पावर के साथ इसको हम रिलेट करते हैं, तो बेसिकली वो चीज़ है। द प्रेशर लिमिट्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट आर 9.66 बार एंड 2.66 बार, ठीक है, हमें अपर एंड लोअर लिमिट दे दी गई है। द टेम्परेचर्स एट एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम कंडेंसर 37.7 एंड 16 डिग्री सेल्सियस। फ्लो ऑफ कूलिंग टावर इज 14 किलोग्राम पर मिनट एंड इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स आर 16 डिग्री सेल्सियस एंड 24 सेल्सियस। The weight of ice produced per hour from 20 degree Celsius is 56 kg. We have to find COP, mass flow of ammonia per minute, condition of ammonia entering the compressor. अच्छा, ये हमारे पास जो है चार्ट गिवन है। अगर आप इस चार्ट में देखें तो हमारे पास 9.66 बार पे जो है सैचुरेशन टेम्परेचर 24 है, जबकि हमारे पास जो टेम्परेचर वो 37.7 है। इसका मतलब है कि सुपर हीट में जा रहा है। उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है वहाँ जो है आपके पास मेंशन है कि 2.66 बार है, -12.2 है, जबकि यहाँ जो है हमारे पास जो सेकंड टेम्परेचर है वो 16 डिग्री है। सो इसका मतलब है कि ये सैचुरेशन लाइन पे नहीं रहता। अच्छा, एक आज जो है जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको कवर अप करते हैं। देखें, यहाँ से हमें सुपर हीट से तो पता लग गया कि आपके पास सिंपल जो है ये लाइन जो है दिस लाइन, ये तो आपके पास आ गई एवेपोरेटर के केस में, ठीक है। इसी तरह कंप्रेशन के केस में ये ऊपर चली गई सुपर हीट पे, और उसके बाद जो है इसने ये वापस आना है, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास जो कंडेंसेशन है वो एज इट इज़ फ्लोट करेगा। बेसिक जो इशू है, अगर हम कुछ फिगर्स देखें तो उसमें जो है वो कुछ ऐसे करके आपको यूं कर्वेचर आपको मिलता है, मगर यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सैचुरेशन लाइन के ऊपर जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? एक लफ्ज़ यूज़ होगा सब कूलिंग का, ठीक है। जहाँ सब कूलिंग लिखा आएगा इसका मतलब है कि आपने ये नहीं करना, बल्कि आप क्या करोगे कि कुछ ऐसे आपकी डायग्राम बनेगी, ये अपवर्ड ये ऐसे मूव करेगा, और बजाय इसके कि ये सैचुरेशन लाइन पे ऐसे मूव करे, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा और फिर ये समवट कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ आपके पास क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सब कूलिंग के कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर वो ये सब कूलिंग का जिक्र होगा तो जो है आपके पास ऐसे होगा, वरना उसके बगैर जो हमारे पास ये ऑपरेटिंग जो ये फिगर है कुछ इस किस्म की फिगर होगी। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास जो है यहाँ जो हमारे पास टेम्परेचर जो कंप्रेसर में है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक वर्क है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपके पास हम कहते हैं कि ये यहाँ आइसोट्रॉपिक है, तो हीट चेंज जो है या एंथैल्पी चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि H3 जो है वो H2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी क्या वजह? देखें, जब कंप्रेसर आपके पास काम कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास हमारे पास होता है कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ प्रेशर तो है हमारे पास, चलो हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, मगर लाजमी बात है कंप्रेशन है तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एंथैल्पी है वो वेरी करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ कांस्टेंट, यहाँ जो है वो H3 और H2 इक्वल नहीं होते। हाँ, जबकि दूसरे केसेस में अगर मैं इस केस की बात करूँ तो ये जो H4 डैश है डैट वुड बी इक्वल टू H1, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये H4 डैश है डैट वुड बी इक्वल टू H1। अच्छा, ये क्यों होता है? इसमें जो है एक तो हमारे पास सिंपल एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा कि H इज इक्वल टू U प्लस PV का, एक तो हमारे पास ये रिलेशन तो समवट जो है हमारे पास यूज़ हो रहा होगा। साथ साथ इसको हम रिलेट करेंगे हमारे पास जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होता है। अच्छा, देखिए, एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। उसके साथ जो है हमारे पास जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, ठीक है, वो कहता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
ठीक है। अब हमारे पास जो है Q हम कह देते हैं कि वो 0 है, क्योंकि यहाँ कोई हीट ऐड नहीं हो रही, तो डेल्टा U जो है वो आपके पास बनता है U2 माइनस U1, ठीक है। और यहाँ आपके पास दो तरह के वर्क होंगे, एक आपके पास थ्रॉटलिंग में एक यहाँ वर्क हो रहा होगा, ठीक है, और एक वर्क हो रहा होगा यहाँ, ठीक है। सो यानी कि अगर मैं उसको यूँ लिख दूँ कि एक W4 होगा और एक W1 होगा। बेसिकली आप यूँ समझ लें कि W4 जो है वो रेफ्रिजरेंट की तरफ से वर्क हो रहा है कि वो इसको जो है कह लें कि वो इनलेट की तरफ आ सके, टुवर्ड्स थ्रॉटलिंग आ सके, और W1 आप यूँ समझ लें कि ये वो वर्क डन है जो कि बेसिकली रेफ्रिजरेंट को करना पड़ रहा है पूरे सर्किट पे कि वो उस थ्रॉटलिंग वाल्व से, जो एक्सपेंशन वाल्व है, उससे बाहर निकल सके। तो बेसिकली ये वर्क डन बाय रेफ्रिजरेंट है, इनसाइड है। अगर हम इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये U2 की जगह इसको भी मैं U4 कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि U4 प्लस W4 इज इक्वल टू U1 प्लस W1। यानी कि अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो आपके पास जो है ये U4 प्लस PV इज इक्वल टू U1 प्लस PV। और अगर मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो वो हमारे पास होता है H4 इज इक्वल टू H1। सो इसकी वजह से आपके पास जो थ्रॉटलिंग होती है, हम वो यहाँ अक्सर जो है आपने देखा होगा, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा कि H4F इज इक्वल टू H1। तो वो बेसिकली हम इस वजह से हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास कंप्रेशन है, कंप्रेशन के अंदर जो है हमारे पास कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज उस तरह सच नहीं होता, जबकि जो है हमारे पास यहाँ आपके पास जो कह लें कि कंप्रेशन के जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है उसकी वजह से वर्क हो रहा होता है। अच्छा, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है इसमें जो है हमारे पास एक तो देखें टेम्परेचर वगैरह जो है इसमें रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रेशर भी इसमें वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है एक दूसरी चीज़ जो आपके पास है, चूँकि ये उस पर वर्क नहीं कर रही, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आपको एंथैल्पी में एक ओवरऑल चेंज देखने को मिलता है। मगर यहाँ जो है बेसिकली आपके पास जो इंटरनल एनर्जीज़ हैं उनमें भी जो है आपको कह लें कि वो जो भी, अगर आप यानी कि इसको यूँ अज्यूम कर लो कि अगर आपने जो है PV आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा तो U जो है वो डिक्रीज़ आपके पास हो रहा होगा, ठीक है, ताकि H को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। तो ये इसको यानी कि नॉर्मली करना पड़ता है, मगर इस केस में लाजिम होता है इंटरनल एनर्जी तो आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास जो है लाजिमी बात है जो आपके पास यहाँ PV जो आपके पास यहाँ प्रेशर डेवलप है और वो प्रेशर अगर यहाँ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बाकी जो आपके पास होगा वो कहाँ जा रहा होगा, वो हीट कहाँ बेसिकली जा रही है, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो लाजमी बात है वो आपके पास इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में ही जा रही है। देखें, हीट आउट जो हमने करनी है वो कंडेंसेशन में करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ वो रह जाती है तो वो कहाँ कंजम्पशन होगी, वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी में ही ये हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी, तभी प्रेशर जो है वो आपके पास रिड्यूस होगा, इंटरनल आपके पास टेम्परेचर जो है वो भी रिड्यूस हो रहा। तो इस वजह से H4 डैश या H4 इज इक्वल टू H1 लिखा जाता है। और इसी की वजह से जो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया कि कंप्रेशन के लिए हम वो नहीं करते। ओके जी, अब हम जो है न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। मैं सारे को यहाँ रेस कर देता हूँ। आई बिलीव एक और जो कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर होगी कि वो हमने जो यहाँ 4 से 4 डैश का सफ़र आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हमने अभी पहले डिस्कस भी किया है कि वो सिंपली जो है इसकी वजह से है कि आपके पास यहाँ मेंशन ही किया गया और सब कूलिंग हो रही है। अगर तो वो मेंशन कर देता कि देयर इज़ नो सब कूलिंग तो हमने फिर यहाँ इसको स्ट्रेट हम यहाँ से लेके आते, ठीक है। इसको समवट यानी कि अगर मैं बना के दिखा सकूँ आपको, यानी कि हम इसे अगर तुम वो लिखा होता है कि जी देयर इज़ नो सब कूलिंग तो मैं कुछ इस तरह से इसको यूँ लेके आता, ठीक है। मगर अब इसकी वजह से मुझे प्रोसीजर चेंज करना पड़ रहा है। सो इस वजह से जो है ये आपके पास ये चेंज आएगा। ओके, ये तो हो गया, सब सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये टेम्परेचर है, अब इसको जो है हम यहाँ 1 बाय 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 जो है वो हमारे पास है कि कंप्रेसर वर्क कितना है, ठीक है। तो कंप्रेसर वर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा आपके पास सिंपल, आपके पास यहाँ प्रेशर आएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय RPM, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रेशर है डैट इज़ 2.06 बार या फिर 2.06 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाय एरिया पाई डी जो है हमारे पास वो 16 है तो 0.16 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस लेंथ जो कि हमारे पास 24 सेंटीमीटर थी तो 0.24 मीटर मल्टीप्लाई बाय आरपीएम जो कि हमारे पास है 110। सो जब इस सारे को जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आनी है डेट वुड बी 109.34 किलो जूल पर मिनट। अच्छा, ये तो होगी एक वैल्यू। उसके बाद हमने बात की यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बेसिकली जो ये H3 माइनस H2 है, ठीक है, दिस लाइन बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि मैंने यहाँ ऑरेंज से स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से टिक भी कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है हमने फाइंड आउट करना है हीट एब्स्ट्रैक्टेड पर मिनट, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपके पास जो यहाँ कह लें कि कंडेंसर साइड पे आप इसे समझ लें कि हमने कितनी हीट जो है बेसिकली यहाँ से उसने टेकअप करनी है। तो ये हमने क्लास में भी इस पर बात की थी कि आपके पास लाजमी बात है यहाँ जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, वो इतनी ही हीट ले सकेगा जितना वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी हमें 56 kg आइस प्रोड्यूस करनी है तो इसको निकालने का बड़ा एक सिंपल प्रोसेस था, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे कह दूं कि ये आपके पास जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है, या फिर मैं इसे जो है हीट एब्स्ट्रैक्टेड भी कह सकता हूँ, ठीक है। हीट एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक है, और ये भी आपके पास जो है ये पर मिनट में होगा, ठीक है। ओके, सो इसके लिए हमने जो है बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी कि अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि लेटेंट हीट क्या है, वो है 335, ठीक है। प्लस अब लाजमी बात है आपने हीट जो है 20 डिग्री पे हमारे पास वाटर है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो हमें ये बता रहा है कि वाटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है और मैस 56 kg है आइस का। सो हम यहाँ लिख सकते हैं Cp जो कि वाटर के लिए आपके पास होता है 4.184 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो कि है 20 और हमने रिड्यूस करना है 0 पे, ठीक है। और ये तमाम जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 से और इंटर्न ये जो तमाम वैल्यू है ये डिवाइड होगी 60 से ताकि पर मिनट में आ सके वैल्यू। सो इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये वैल्यू हमारे पास बनती है 390.77 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। यानी कि हमने अब ये सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर हमारे पास ये वर्क डन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, सो हम यहाँ से वो COP फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाता है ये 390.77 की वैल्यू और हमारे पास ये 109.34 वाली वैल्यू। सो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 3.57, ठीक है। सो ये हो गया एक पार्ट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो हमने कह लें कि हमारे पास जो इशू आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है मैस ऑफ अमोनिया। मैस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर जो है हमारे पास यहाँ क्या आप यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास ये जो मैं अभी इसको ये हाईलाइट में करने जा रहा हूँ पर्पल से, ठीक है, H3 माइनस H4 डैश, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। जब अगर हमारे पास ये वर्क आ जाएगा तो बेसिकली ये वो हीट है जो कि कंडेंसर में आपके पास कूलिंग टावर ने एक्सट्रैक्ट की है आपके रेफ्रिजरेंट से।
या आप यूँ समझ लें कि ये वो टोटल हीट है। तो अगर हमारे पास ये टोटल हीट आ जाए तो हम इसको यूज़ करते हुए हम जो है आप चूँकि हमारे पास एक जो है हमने पहले भी एक हमने वैल्यू निकाली हुई है जो कि हमारे पास ठीक है, सॉरी, हम जो है कंडेंसेशन में ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखें, हमें ये उन्होंने एक चीज़ बता दी है, ठीक है, यानी कि हम एनर्जी चेंजेस देखेंगे इस साइड पे, ठीक है। मसलन कंडेंसेशन पे हमें ये पता है कि कूलिंग टावर गुजर रहा है, ठीक है, और कूलिंग टावर का जो कह लें कि जो यहाँ टेम्परेचर होता है वो 16 होता है और वो चला जाता है 24 पे, ठीक है। तो अगर तो जो है हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम यहाँ से पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वाटर था, क्योंकि उसका हमारे पास जो मैस फ्लो रेट है वो भी नोन है वाटर के लिए, ठीक है। तो हम वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना जो है हमारे पास जो कूलिंग टावर या जो वाटर है वो कितनी हीट लेके गया, तो उसको देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हम यहाँ गए, ठीक है, अब हम कहते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हीट कैरिड अवे बाय अमोनिया, ठीक है। सो हीट कैरिड अवे कितनी होगी? लाजमी बात है, देखें मैस फ्लो रेट हमें उसका नोन है, ठीक है, और हमने ये बात की थी कि Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी। m जो है वो हमें पता है कि वो हमारे पास 14 किलोग्राम पर मिनट है, ठीक है, और जो आपके पास स्पेसिफिक हीट होती है डेट इज़ 4.184, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास जो है देखें वो 24 माइनस 16 होगा, ठीक हो गया। सो ये 24 माइनस 16 जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 468.6 किलो जूल पर मिनट। अच्छा, ये तो हो गई एक वैल्यू, ठीक है। अब हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि बेसिकली जो हमारे पास ये वैल्यू है 468.6 that is equal to the heat lost by refrigerant। यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर हीट लॉस बाय रेफ्रिजरेंट है, इसका मतलब है कि अगर हमें मैस गिवन हो रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, और हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं H3 माइनस H4 डैश, ठीक है, यानी कि बेसिकली H3 ये पॉइंट और H4 डैश ये पॉइंट, यानी कि ये अगर हमें नोन हो तो हम ये जो है यहाँ से मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली H3 माइनस H4 डैश फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखें, एक काम जो हम कर सकते हैं कि हम सबसे पहले जो ये चंक है, ठीक है, H3 माइनस H3 डैश या H3 से H3 डैश में बेसिकली आपके पास जो एनर्जी कह लें कि रिलीज हुई है, जो एनर्जी कंटेंट थे वो फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हीट कंटेंट है आपके पास H3 डैश से लेके H4 तक के, ये फाइंड आउट कर लें। और उसके बाद हमने एक ओके, सो सबसे पहले जो है हम यहाँ से स्टेप 1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टेप 1 के लिए हमारे पास जो ये हीट एक्स्ट्रा गई है बेसिकली किस फॉर्म में गई होगी, ये Cp डेल्टा टी की फॉर्म में हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हीट जो कि गिव अप इसे करनी पड़ेगी क्योंकि वो सुपर हीटेड में है कि वो सैचुरेटेड में आ सके, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस हमें नोन है, ये डिफरेंस जो है ये 310.7 या फिर 37.7 है, ये 24 है। कैसे मालूम हुआ ये देखें, यहाँ आपको बता दें कि टेम्परेचर एट एंट्री जो है वो 37.7 है, मगर जब हमने टेबल पे देखा 9.66 बार पे तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर 24 था, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये सुपर हीटेड है।
अच्छा, अगर हमें ये नोन है तो उसके बाद जो Cp है हमारे पास पेपर के लिए फॉर अमोनिया डेट इज़ 2.84, तो ये तीन चीज़ें भी हमें को नोन है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम H3 माइनस H3 डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, ओके। तो ओके, सो डैट वुड बी इक्वल टू Cp डेल्टा टी। Cp जो है हमारे पास है 2.84 और डेल्टा टी जो है वो हमारे पास बनेगा अराउंड 310.7 माइनस 297, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सो ये वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 38.91 किलो जूल्स पर केजी। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास पार्ट है, ठीक है, हम यहाँ से कहते हैं कि यार हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने कर लिया। सेकंड पार्ट है कंडेंसेशन का H3 डैश माइनस H4। ओके, सो ये कैसे फाइंड आउट होगा, H3 डैश माइनस H4 दैट वुड बी इक्वल टू, देखें H3 डैश जो है वो हमारे पास लाई कर रहा है सेचुरेशन लाइन पे, ठीक है, यहाँ, और यहाँ ये क्या है 100% गैस है। ये पॉइंट है लिक्विड, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है ये 100% लिक्विड है, ठीक है। अब देखें दोनों पे टेम्परेचर क्या है 24 डिग्री सेल्सियस या 297 केल्विन, ठीक है। तो ये देखें आपको जो है यहाँ गैस की एंथैल्पी भी गिवन है, यानी कि ये आपके पास हो गया H3 डैश और आपके पास ये डाटा भी गिवन है। सो इसका मतलब है कि आपको H4 भी गिवन है। सो अब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, H3 डैश माइनस H4। अगर हम ये वैल्यू नोट करते हैं सो H3 डैश इज इक्वल टू 1462.2 माइनस H3 डैश, सॉरी ये H3 डैश था, अब H4 है और H4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 292.88, ठीक है। सो ये दोनों जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू बनती है 1169.32 किलो जूल्स पर केजी। अच्छा, अब थर्ड एक वैल्यू रह गई है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ डिस्कशन की थी। अगर हम ऊपर चलें दोबारा और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया। थर्ड पार्ट जो है वो H4 से H4 डैश के लिए। सो ये वैल्यू भी क्योंकि सेचुरेशन लाइन पे है तो ये भी Cp डेल्टा टी की फॉर्म में आएगी। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा जो है कह लें कि एक आपके पास जो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन या एक पार्ट को आपने समझना है। देखें आपको ये बताया गया है, एक तो यहाँ बताया नहीं गया था सब कूलिंग का, सब कूलिंग का नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सेचुरेशन लाइन में फ्लो करेगा और उसके बाद वो दोबारा एवेपोरेटर में थोड़ा सा एक्सपेंशन वाल्व की थ्रॉटलिंग से पहले वो 100% सैचुरेटेड होगा, क्योंकि उसने बता दिया कि देयर इज़ नो, उसने नहीं बताया कि देयर इज़ सब कूलिंग है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, कोई दूसरा जो टेम्परेचर है वो आपको देखें यहाँ गिवन है कि वो 16 डिग्री सेल्सियस है, द टेम्परेचर एग्जिट फ्रॉम कंडेंसर, ठीक है, मगर यहाँ तो टेम्परेचर 24 चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहाँ जो टेम्परेचर होना है वो आपके पास होगा 16, या फिर अगर मैंने इसको लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है तकरीबन ये बनेगा आपके पास 289 केल्विन, ठीक है, 289 केल्विन ये बनता है। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है यहाँ देखें जो स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड है वो भी गिवन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली H4 डैश माइनस H4, सॉरी नॉट H4 डैश, H4 माइनस H4 डैश होगा, दैट वुड बी इक्वल टू Cp, ठीक है, डेल्टा टी, यानी कि 4.60 मल्टीप्लाई बाय, देखें फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास 24 यानी कि 297 माइनस सेकेंड टेम्परेचर 289। सो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है दैट इज 36.8 किलो जूल पर केजी। अब हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था वो था H3 माइनस H4 डैश, यानी कि
H3 माइनस H3 डैश में से अगर हम यानी कि आप इसको यूँ सॉल्व कर लें, अगर हम यूँ देखें अगर इसको मैथमेटिकली, तो यानी कि आपके पास जो, तो थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, मैं बात करता हूँ कि H3 माइनस H3 डैश, ठीक है, और यहाँ इसमें जो है मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, H3 डैश माइनस H4, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन जो है उसमें मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ H3, सॉरी नॉट H3, that would be H4 माइनस H4 डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि 38.91 प्लस 1169.32 और प्लस होगा 36.8। अच्छा, अब ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बचेगी वैल्यू होगी H3 माइनस H4 डैश, ठीक है, और तीनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू जो है हमारे पास बनती है 1245.03 किलो जूल पर केजी, ठीक हो गया। सो इस तरह जो है हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सो अब हम दोबारा टॉप पे जाते हैं और हम इसको भी टिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम जो है मास फ्लो रेट ऑफ अमोनिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास अब कौन कौन सी वैल्यूज़ नोन है, ठीक है। देखो, हमारे पास एक तो ये वैल्यू वन में यहाँ फाइंड आउट की हुई थी, ठीक है, उसके बाद हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सो हम मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ रेफ्रिजरेंट दैट वुड बी इक्वल टू 124 not 1245, that would be 468.6 divided by 1245.03। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.376 किलोग्राम पर मिनट। अब हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया, ठीक है, उसमें हमने कंडीशन ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करनी है एंटरिंग द कंप्रेसर, ठीक है। सो अब इस केस में जो है, अगर हमने अच्छा, अब हमारे पास जो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, ये था हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर मिनट, ठीक है। सो अगर जो है हमने इसको, अब जो ये मास फ्लो रेट है ये भी हमारे पास है किलोग्राम पर मिनट। अगर हमने टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना हो, ठीक है, ऐसे कलर ये कर लेते हैं अब, ठीक है, हम कहते हैं कि टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो जो हमने रेफ्रिजरेशन पर मिनट निकाली थी उसको हम डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो मास फ्लो रेट है वो भी है किलोग्राम पर मिनट में, ठीक है। सो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। तो केजी से कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा यूँ, सॉरी, तो यस, दैट वाज किलो जूल्स पर मिनट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन पर मिनट जो है हमारे पास वैल्यू थी 390.77, ठीक है, और ये वैल्यू ये देखें यहाँ से मौजूद है। सो इसको हम यूज़ करेंगे 0.376, ठीक है, ये देखें ये हो गया किलो जूल पर मिनट,
ठीक है, और ये आपके पास है किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमारे पास किलो जूल्स पर केजी बचेगा, जो कि हमारे पास वैल्यू बनती है अराउंड 1039.3 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये किसके इक्वल है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपके पास 390.77 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यार, यस देयर इट इज़, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा ओके, ये तो हमने कर लिया फाइंड आउट, ठीक है। अब हमारे पास H2 माइनस H1 भी मौजूद है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि यहाँ कंप्रेसर पे H2 की क्या वैल्यू है, ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें H2 चाहिए। सो अब हमारे पास जो है यहाँ कह लें कि हम H2 की स्टेट नहीं है, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम यहाँ एक और बात करेंगे, हम कहेंगे कि H1 इज इक्वल टू HF4 डैश, यानी कि दोबारा हम लिखते हैं इसको कि H1 इज इक्वल टू, यहाँ से ये थर्ड पार्ट भी शुरू हो चुका हुआ है, H1 इज इक्वल टू HF4 डैश, जो कि इक्वल बनेगा आपके पास, यहाँ हम टेबल पे दोबारा जाएंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ अब हमारे पास टेबल पे नहीं है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ नोन क्या चीज़ है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हमारे पास जो यहाँ से नोन है, ठीक है, वो हमें ये एक चीज़ नोन है कि हमारे पास H4 माइनस H4 डैश जो है वो 36.8 है, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ H4 की वैल्यू है, ठीक है, ये देखें H4 की वैल्यू तो आपको यार ये गिवन है, यहाँ से देखें 292.88, ये बेसिकली क्या वैल्यू है, जो कि यहाँ वैल्यू थी, ठीक है। तो अगर हमें H4 गिवन है और H4 माइनस H4 डैश गिवन है, सो हम वहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि डैट वुड बी इक्वल टू HF4, ठीक है, माइनस या फिर आप इसको यार HF4 की जगह हम इसे H4 लिख देते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग नहीं बनेगा। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि H4, ठीक है। अब इसमें जो है आपने क्या लें, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस H4 माइनस H4 डैश, ठीक हो गया। सो H4 अभी हमने देखा टेबल पे वैल्यू गिवन है 292.88, ठीक है, और H4 माइनस H4 डैश अभी हमने देखें यहाँ ऊपर फाइंड आउट किया है ये 36.8, ठीक है। सो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने 36.8, सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 256.08 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है, यहाँ पर आना था, ओके। अच्छा, ये भी हो गया। अब हमारे पास जो सिंपल हमारे पास रह जाता है वो हमने सिंपल H2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो H2 हमारे पास होगा, हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू H1, और यहाँ जो है आप इसे प्लस कर दें H2 माइनस H1, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज H1 जो है वो हमारे पास यहाँ आया ये 256.08, और हमारे पास जो H2 माइनस H1 था जो कि ये वैल्यू थी, ठीक है। सो हम यहाँ ऐड कर देंगे 1039.3, सो ये वैल्यू हमारे पास एडअप होके बनती है 1295.4 किलो जूल पर केजी। अच्छा, सो अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, सो हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। के लिए कलर में मज़ीद चेंज कर लेते हैं, आई थिंक ब्लू पे आ जाता है, ओके। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X HFG2, ठीक हो गया। इट इम्प्लाइज H2 जो है वो हमारे पास नोन है 1295.4 इज इक्वल टू HF2, ठीक है। HF2 हमारे पास कहाँ से आएगा? HF2 हमारे पास आएगा
इस पॉइंट से, और H2 जो है अगर आप देखें तो H2 हमारे पास लाई कर है 260.8, या फिर जो हमारे पास जो बॉटम ये टेम्परेचर होता है आपके पास, सॉरी दिस टेम्परेचर, ठीक है, इस व्यू पर लाई कर है। सो यहाँ जो है अगर आप इसको देखें तो 12.2 इसका सेचुरेशन था, तो सेचुरेशन पे जो फ्लूइड की वैल्यू है डैट इज़ 124.68, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 124.68 प्लस एक्स इंटू एच जी माइनस एच एफ, यानी कि 1426.74 माइनस 124.68, सो that would be equal to 1426.74 minus 124.68, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसको यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो x आएगा यहाँ से, x वुड बी इक्वल टू 0.899, ठीक है। सो यहाँ जो है हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, और इन टर्न हमारा ये टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। अगर इस न्यूमेरिकल के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।